नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एनालिसिस के अंदर। ठीक है, ये हमारा एक रिवीजन वीडियो है, यानी आज सुबह जो हमने न्यूज़पेपर पढ़ा है उसका हम एमसीक्यूज बेस में रिवीजन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये हमारा 30 का है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो हमारा जो ये न्यूज़ का एडिटोरियल है वो हमारा दैनिक जागरण का एडिटोरियल है, जिसके अंदर कहा गया है भी जो आज का जो इंटरनेट मंच है उसकी हमें कैसी स्वदेशी इंटरनेट की हमें आवश्यकता है। किस प्रकार से? क्योंकि जो हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वह ज़्यादातर किसका है, जो हमारी जो बाहर यानी जो पश्चिमी देश हैं उनका इंटरनेट बनाया गया है, जो हमारी जो निजी जानकारी हैं वह क्या करता है, एकत्रित करता है। क्योंकि आज के टाइम में हम इंटरनेट है वह हमारी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो वो जो हमारी निजी जानकारियाँ हैं वह जो पश्चिमी देश के जो संस्थाएं हैं उनके पास स्टोर रहती हैं। और साथ में कहा गया है इसके अंदर जो पश्चिमी देश रहते हैं वो जो अपने जो कानून बनाते हैं, जो डेटा का सुरक्षा होते हैं वह उन्हीं देशों के हिसाब से करते हैं जिस हिसाब की वह मूल कंपनी होती है। ठीक है, वह उसमें ये नहीं देखते हैं भी जो जैसे भारत की अगर कोई कंपनी है तो वह भारत के कानून को समर्थन करेगी, न कि किसी और देश की सुरक्षा से संबंधित। ठीक है, इसी के बाद में एक कहा गया है भी जो क्या भारत इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या बनाने में सक्षम है, तो इसका आंसर इन्होंने दिया भी हाँ, बिल्कुल इस प्रकार के जो भारत है वह सक्षम है। क्योंकि हम देखते हैं अभी 2020 में जो चीन की जो कुछ कंपनियां थी यानी जो कुछ ऐप्स थी जो भारत में बैन कर दी गई, जैसे टिकटॉक शेयर थी या शेयर कोड थी, जो जो शेयर चैट थी, इस प्रकार की जो एक दो मान लो जो एप्लीकेशन थी जैसे वी चैट था, तो उनको भी सरकार ने 321 के आसपास ऐसी ऐप्स थी जिनको सरकार ने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। और उनके वैकल्पिक रूप को भी हमने प्रदान करा दिया था। यानी जो आज हम टिकटॉक देखते हैं उसके जैसे काफ़ी भारतीय ऐप बन चुके हैं। ठीक है, वी चैट जैसे भी काफ़ी भारतीय ऐप आजकल हमारे सोशल मीडिया साइट से बन चुके हैं। इसके बाद में एक जो प्रिज्म नाम के जो प्लेटफॉर्म का भी जिक्र किया गया है, जो कहा गया है भी जो अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसी है उसका जो प्रिज्म उपकरण है जो क्या करता है, जो गूगल है, फेसबुक है या एप्पल जैसी जो इंटरनेट कंपनियां होती है उनके जो डेटा होती है वो उसको क्या करती है, एकत्रित करती है। और उसको बनाया गया था किसके अंदर, जो अमेरिकन प्रोटेक्शन एक्ट 2007 के अंदर। ठीक है, एक इसके अंदर जो बात कही गई है, दो ये HSB की ग्लोबल रिसर्च आउटलुक में पिछले 5 वर्षों में भारत के इंटरनेट स्टार्टअप क्षेत्र में करीब कितना 4,78 लाख करोड़ का यानी रुपए का से अधिक का निवेश किया है। जबकि हम 2020 की बात करें तो 2020 में ही केवल और केवल हमारा 95,000 करोड़ रुपए का निवेश केवल और केवल 2020 में ही हुआ है। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं केवल एक साल में लगभग 1,00,000 यानी 1,00,000 सॉरी 100 कह सकते हैं हज़ार यानी भी लगभग 95,000 करोड़ का जो निवेश हुआ है तो वह काफ़ी बड़ा निवेश है। यानी भारत में जो इंटरनेट का बाजार है वह काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी फैला हुआ बाजार है। ठीक है, इसी तरह कहा गया भी फेसबुक इंडिया पर यानी काम कर रहे 51% लघु एवं मध्यम उद्योग हैं। कहते हैं भी इसमें कहा है जो फेसबुक पर जो हमारी जो लघु एवं मध्यम उद्योग है उन्होंने अपने जो बाजार है वह कहीं ना कहीं फेसबुक से स्थापित किया है। यानी जो अपने जो ग्राहक हैं वह उन्होंने फेसबुक से बनाए। जैसे आज हम फेसबुक से देखते हैं तो वहाँ अपने जो लघु या छोटे उद्योग है वह अपनी मार्केटिंग करते हुए हमें नजर आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो हमारे छोटे व लघु उद्योग हैं वह हमारे इन सब वेबसाइट पर क्या हो चुके हैं, निर्भर हो चुके हैं। तो अभी इसमें कहा गया जो भारत को अभी कुछ ऐसे स्वदेशी इंटरनेट और स्वदेशी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है ताकि हम अपने जो घरेलू लगे व्यवहार है उसको यानी प्रोटेक्ट कर सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें। ठीक है, तो ये इसके अंदर बात कही है, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगला जो आर्टिकल था ये भी हमारा किससे, दैनिक जागरण के अंदर था, जिसके अंदर कहा था जो नैनो उर्वरक से क्रांति को जगा सकती है। यानी जो हमारी आज की जो नैनो यूरिया है वह किस प्रकार है हमारे जो देश है उसको किस प्रकार जो हमारी फसल है उर्वरकता है उसको लाभ पहुंचा सकती है। इसके अंदर कहा गया जो प्रमुख जो वर्तमान सरकार है उसने जो इस प्रकार के जैसे नीम कोटिंग यूरिया बनाई है, एक और जो ऑपरेशन ग्रीन ऊर्जा का भी उपयोग यानी योजना बनाई है, और जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना आदि जैसी योजना चलाई है ताकि जो हमारी जो मिट्टी है यानी जो हमारी कृषि है उसका कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण किया जा सके। ठीक है, इसी के अंदर कहा गया अभी जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो जैविक उर्वरकों को बढ़ावा दे रहा है। यानी जो प्राकृतिक रूप से हम जो खेती करते हैं, जो हम रासायनिक पदार्थ यूज करते हैं उनको कम कर कर जो हमारा जो प्राकृतिक तौर पर जो हमारी खाद है या प्राकृतिक तौर पर किस प्रकार के उर्वरक है उनका उपयोग कर कर हमें यानी
कृषि करने का कहा गया है। ठीक है, इसके अंदर कहा गया अभी भारत 2025 तक जैसे रामगढ़ और गोरखपुर और सीगर बनियार जैसे उर्वरक संयंत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर नए संयंत्र पूरी तरह से क्षमता उत्पन्न करने में, यानी जो कह इसमें कहा गया जो पहले कुछ संयंत्र थे जो खाद्य यानी जो यानी प्राकृतिक रूप से खाद बनाते थे वह क्या थे, बंद पड़े थे, मगर कहा गया है उनको दोबारा से शुरू किया गया है और 2025 तक ऐसे उर्वरकों में हमें काफ़ी जो हमारा जो बाजार है हम उसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हमें कहा गया जो हमारी जो नैनो यूरिया बनाई गई थी, जो इफ़को ने हमारी जो इफ़को थी उन्होंने नैनो यूरिया बनाई थी, उसका हम कहा गया भी जो हम एक तो भौतिक रूप में जो यूरिया यूज़ करते हैं जो थैलों में या हम कहते हैं भी बोरियों में भरकर आती है उसके मुकाबले आकार में भी छोटी है और ये वह कहीं ना कहीं 25 से 30% लाभ पहुँचाती है, तो ये हमारा कितना 90% के आसपास लाभ पहुँचाती है। ठीक है, नैनो यूरिया के अंदर 40,000 छोटे छोटे कण बनाकर इसके अंदर 13 तरल नाइट्रोजन पहुँचाया जाता है। ठीक है, और जबकि जो बोरियां होती हैं, जो बोरी होती है जो 50 किलोग्राम की जो एक बोरी होती है उसके बराबर की एक नैनो यूरिया का जो 1 किलो का जो बॉक्स होता है वह इसकी पूर्ति कर देता है, यानी जितनी पूर्ति वह 50 किलो की का वजन करता है उतना ही यह 1 किलो की नैनो यूरिया वजन कर देता है। ठीक है, और इसके इस्तेमाल से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आती है। ठीक है, जिससे क्या होता है भी नैनो यूरिया जो हमारी जो पारंपरिक यूरिया होती है उससे कुछ गैसें भी रिलीज होती है जो काफ़ी टाइम तक जो हमारी भूमि होती है उसको नुकसान पहुंचाती है और वो कई बार क्या होता है अधिक मात्रा में भी डाली जाती है क्योंकि उसका नियमित नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार उसकी ज़्यादा मात्रा से जो भूमि की जो हानि भी हमें पहुंचती है। ठीक है, और इसके अंदर कहा गया है भी जो परिवहन से भी फायदा होता है, यानी हम इसमें कहा गया भी जब हम जो उस प्रकार की जो 50 किलो की एक बोरी था उसको हम जैसे 4,000 के आसपास जैसे हम बोरियां ले आनी थी तो हमें रेल का उपयोग करना था, यानी जो हमारी जो रेल यानी रेलवे जो परिवहन है उसका परिवहन करते तो एक रेलवे के अंदर कम से कम 52,000 बोरियां आती थी। ठीक है, जबकि जो नैनो यूरिया की जो 52,000 बोतलें हैं वह केवल एक ट्रक में भी आ सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा, परिवहन भी आसान होगा और तीव्र यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी ही यानी हम पहुंचा पाएंगे, जिससे क्या होगा परिवहन से जो लागत है उसमें भी हमारी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जो नैनो यूरिया के अलावा एक जो डाई अमोनियम फास्फोट का भी तरल रूप से विकसित किया जा रहा है, यानी जो डीएपी खाद है उसका भी उपयोग इसके अंदर यानी तरलता के रूप में किया का प्रयास किया जा रहा है। और एक इसके अंदर कहा भी जो नैनो यूरिया के साथ डीएपी का 20 साल का जो पेटेंट करवा लिया, यानी 20 साल का इफको ने पेटेंट करवा लिया, इसके वजह से हम क्या कहते हैं इस जो नैनो यूरिया है उसका हमें 20 साल तक अच्छे से आयात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही ये आर्टिकल था, ये आपको एक बार ये जरूर पढ़ना चाहिए, आपका जो ये एग्रीकल्चर का टॉपिक है वह इससे काफ़ी कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उर्वरकता का कोई ना कोई क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अगली जो ये जो आजकल का जो एक जो दैनिक जागरण है उसके ऊपर जैसे होता है भी आज के टाइम आज के दिन कौन सी विशेष घटना हुई, तो इसमें कहा गया भी इसमें जो 1928 में आज ही के दिन में राम बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी और इसके मूल उद्देश्य क्या था भी अंग्रेजों से आज़ादी दिलाकर भारत को एक यानी संप्रभु राष्ट्र यानी स्वतंत्र और संपूर्ण राष्ट्र बनाने की, यानी यहाँ बात डोमिनियन स्टेटस की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है संपूर्ण यानी पूर्ण स्वराज्य की बात हो रही है। ठीक है, भारत को आजादी दिलाने का संगठन की भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना नेहरू रिपोर्ट से असमर्थ राजनेताओं द्वारा की गई थी, तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है, यानी जो नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी तो इससे जो असमर्थ लोग थे तो उन्होंने उससे अलग होकर एक भारतीय स्वतंत्रता लीग बना दी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था भी हम डोमिनियन स्टेटस नहीं, हम पूर्ण स्वराज्य की बात करते हैं, हम भी हम भारत को पूर्णतः रूप से हम अपने ही यानी एक संप्रभु राष्ट्र बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, अगला क्या क्या भारतीय स्वतंत्रता लीग हेतु सुभाष चंद्र बोस को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, तो इसका जो दूसरा कथन है वह गलत है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को इसका अध्यक्ष ने इसके सचिव नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया सही, तो सही कौन सा आंसर हो गया हमारा, केवल और केवल एक, यानी पहला कथन ही सत्य है। ठीक है, क्या गया जब दिसंबर 1928 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसकी जो नेहरू रिपोर्ट आई थी और जो वामपंथियों ने इस तथ्य से यानी फटकार लगाते हुए एक पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी, यानी उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं कही थी और केवल एक प्रभुत्व की स्थिति चाहती थी, जो कि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें कहा था कि हमें एक प्रभुत्व राष्ट्र बना दिया जाए, न कि संपूर्ण प्रभुत्व की बात कही गई थी, यानी डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी उसमें। इस बीच अप्रैल 1928 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो कि सचिव थे
और एक श्री अमनिवासी अय्यर की अध्यक्षता के रूप में इंडियन लीग की स्थापना का गठन किया गया था। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी द हिंदू से न्यूज़ थी, जिसके अंदर यानी जो वायलेंट यानी कोविड के बाद में जो केसेस हैं, जो हमारे जो किडनैपिंग के केसेस हैं उनमें वृद्धि की बात कही गई है। अभी जो उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। बाकी ये सब इसी का आंकड़ा दे रखा है, जो हमारी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसी का ये आंकड़ा दे रहा है किस जगह में कितना। ये हमारी आंकड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, मगर जो वृद्धि हुई है वह उसका हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली यही न्यूज़ थी, इसमें यह कहा गया भी जो दिल्ली की जो अंश जो मेट्रो सिटी है उसमें जो महिलाएं हैं वह भी काफ़ी असुरक्षित है। कहा गया अभी 2021 में जो क्राइम है वह लगभग 40% तक बढ़ा है। ठीक है, यही बात इसके अंदर कहा गया, जिसमें इसमें डाटा भी दे रखा है। जैसे 2019 की अगर हम बात करें तो यह कितना था, 7,565 था। ठीक है, जबकि 2020 में देखें जब कोरोना का काल था तो इसमें 5,256। कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि 2020 में लॉकडाउन की स्थिति थी, जिसके कारण ज़्यादा केस दर्जन भी न हो, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, और ज़्यादातर महिलाएं क्या होती है, अभी जो पुलिस स्टेशन होता है जो वहाँ तक जाने में लगभग संकोच करती है, हिचकिचाहट करती है, यानी कानूनी कार्रवाई जो सामाजिक दबाव होता है उसके कारण वह पुलिस स्टेशन तक कार्रवाई नहीं आ सकती। ये भी एक कारण हो सकता है। मगर 2021 में अगर बात करें तो ये 7,029 मामले आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं भी भारत अगर, क्योंकि 2021 में लॉकडाउन जैसी या महामारी जैसी स्थिति नहीं थी तो लोग घरों से बाहर निकले हैं, तो इस तरह भी मामले बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है भी राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत वैधानिक निकाय के रूप में की गई। तो इसका जो पहला कथन हो जाता है वह हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी जो स्थापना वैकेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत की है, न कि हमारी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत, जबकि ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, अगला कथन कहता है हाल ही में आए आंकड़ों के अनुसार, किसके द्वारा, जो राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार महामारी पूर्व आपराधिक कृत्यों में वृद्धि हुई है। तो यह ही कथन क्या है हमारा, सत्य है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल बी। ठीक है, क्या कहता है राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार भारत में बलात्कार, अपहरण, बच्चों के खिलाफ अत्याचार और चोरी जैसे हिंसक अपराध में 2021 में बढ़े हैं, जबकि 2021-20 में महामारी संबंधित प्रतिबंधों के कारण गंभीर अपराध की गिरावट आई है। ठीक है, और सभी यानी ये भी है भी प्रतिबंध थे वह कहीं ना कहीं सभी को रोक के रखे थे, तो इसके कारण भी अपराध कम हुए थे। ठीक है, और सभी महानगरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध की सूची दिल्ली लगातार तीसरे स्थान से ऊपर रही है। यानी अगर महिलाओं से अपराध की बात करें तो दिल्ली है वह लगातार तीसरे स्थान पर है, यानी दिल्ली में सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ आपराधिक कृत्या होता है। ठीक है, अगला कहता है 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के पीछे वर्ष की तुलना में 40% की वृद्धि हुई है। ये हमने उसके अंदर देख रही थी, बाकी ये आंकड़े दे रखे हैं, ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये हमारे राष्ट्रीय आपराधिक ब्यूरो के बारे में देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना 1986 में अपराध और अपराधियों की सूचना के संग्रहण के रूप में एक कौन सी, जो टंडन समिति की राष्ट्रीय पुलिस कमिश्नर तथा राष्ट्र गृह मंत्रालय के टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ठीक है, इसके बाद में जो 1953 में प्रकाशित होने के बाद रिपोर्ट में देश भर में कानूनी व्यवस्था की स्थिति को समझने में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में यह कार्य करता है, जिससे कि शोध यानी जो खोजकर्ता को अपराध व अपराधियों से जोड़ने में सहायता मिल सके। तद अनुसार वर्ष 2009 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो को अपराध व आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम परियोजना की देखरेख हेतु स्थापित किया गया था। ठीक है, ब्यूरो को यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस की देखरेख और इससे नियमित रूप से राज्य व संघ प्रदेशों से साझा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ थी वह हमारी सीबीआई से संबंधित एक न्यूज़ है। क्या कहती है न्यूज़, कहती है भी सीबीआई को नो एंट्री पर विचार करने से बिहार, यानी जो सीबीआई को एक अनुमति दी जाती है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुमति यानी सामान्य अनुमति। इसमें क्या होता है भी एक राज्य सीबीआई को पहले ही इस बात की अनुमति दे देता है भी अगर किसी वर्ग की कोई विशेष मामला हो तो सीबीआई पूर्व अनुमति लिए बिना हमसे यानी वहां पर कार्रवाई कर सकती है केंद्र सरकार की आज्ञा पर। ठीक है, मगर अभी जो बिहार के अंदर क्या है, अभी जो केंद्र में यानी सरकार है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि जो बीजेपी यानी जो बिहार के अंदर अलग दल की सरकार है, जिससे क्या होता है भी उनको इस बात की आकांक्षा रहती है भी कहीं ना कहीं जो केंद्र है वह उन पर दबाव बनाने के लिए सीबीआई जैसी संस्था का उपयोग कर सकती है। तो उन्होंने इस बात के लिए कहा जो आम साहित्य की अनुमति है वह उन्होंने वापस लेने की बात कही गई है। ठीक है,
क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो स्वतः संज्ञान केवल केंद्र शासित प्रदेशों के मामले की जांच कर सकती है। तो इसका जो पहला कथन है हमारा सत्य है, क्योंकि जहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की बात आती है तो जो सीबीआई होते हैं, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश प्रत्यक्ष केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं, तो वह वहाँ पर यानी स्वतः संज्ञान ले सकती है, ठीक है, यानी केंद्र सरकार की अनुमति से। ठीक है, अगला कथन क्या कहता है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो न्यायालय के आदेश पर देश के किसी भी क्षेत्र में जांच हेतु स्वतंत्र होती है। तो इसका दूसरा कथन भी सत्य है, यानी यहाँ जब न्यायालय इस बात की कहता है भी आपको वहाँ पे जाके जांच करनी है, तो उसके लिए उन्हें किसी भी सरकार से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं केंद्र सरकार से और न ही राज्य सरकार से। पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन दोनों ही कथन हमारे क्या हैं, सत्य है। क्या कहे, सीबीआई केवल शासित यानी केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधी की जांच को स्वयं कर सकती है, और केंद्र सरकार सीबीआई को किसी राज्य में किसी अपराध की जांच के लिए अधिकृत कर सकती है। कौन कर सकती है, केंद्र सरकार कर सकती है, ठीक है, लेकिन केवल संबंधित राज्य की सलाह एवं सहमति के लिए ही। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की राज्य की सहमति के बिना भी सीबीआई किसी भी देश में अपराधी की जांच के लिए स्वतंत्र आदेश कर सकती है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी हमारी द हिंदू से न्यूज़ थी, जिसके अंदर क्या, जो जो मधुमलाई जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर जो सेना के जो जवान है, उन्होंने जो हाथी के एक बच्चे को उनको जान बचाई है, उनकी रक्षा की है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिम में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इसका जो पहला कथन है वह हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा कथन क्या कहता है, जो मधुमलाई नेशनल पार्क है उड़ने वाली तितली हेतु प्रसिद्ध है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह सत्य है, क्योंकि जो मधुमलाई नेशनल पार्क है उसके अंदर हाथी भी, बाघ भी और कहीं ना कहीं जो उड़ने वाली तितली के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल 2, ठीक है। क्या कहता है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में 3 राज्यों कौन कौन से, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है, और यह नीलगिरी बायो रिजर्व का ही एक हिस्सा है। 321 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभ्यारण्य के पास बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो यह पश्चिम में कौन सा इसके, जिसको बोलते हैं वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि केरल में है, और उत्तर में कौन सा इसका, बांदीपुर है, ठीक है। पश्चिम जो बांदीपुर की बात कही थी वह पश्चिम में नहीं, कहाँ पे है, उत्तर में, और कहाँ पे स्थित है ये, कर्नाटक के अंदर। और दक्षिण के अंदर कौन सा, मूर्ति, जिसको बोलते हैं मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, और इसके इसी के उसके दक्षिण में ही कौन सा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ठीक है। आगे इसके अंदर ये कहा गया, इसके अंदर कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है, तो हम इसके अंदर कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, जैसे लंगूर है, बाघ है, हाथी है, ठीक है, और गिलहरी है। इसके अलावा ये अनेक प्रकार के यहाँ पे पक्षी भी पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे मालाबार ड्रैगन, ग्रे हॉर्नबिल्स, ये जैसे, ठीक है, इस प्रकार की ये प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। अगली जो न्यूज़ है वह हमारी सुप्रीम कोर्ट से न्यूज़ थी, जिसमें कहा है हिजमाम के मामले पर सुनवाई की। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो पहले तो केंद्र सरकार किसी यानी जो हिजमाम का मामला था उसकी सुनवाई का त्वरित सुनवाई की बात कह रही थी, मगर अभी जो केंद्र कह रही है इसकी जो सुनवाई है वह यानी जो टाल दी जानी चाहिए, यानी इस जो कर्नाटक कॉलेज के जो मामला था उसमें उन्होंने कहा भी इसके कुछ दिनों के लिए जो यानी सुनवाई है इसको टाल दी जा रही, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, न्याय की अवमानना पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या ये इस प्रकार की न्याय की अवमानना हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की, तो क्यों इससे क्या कहता है, इसे संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। तो इसका जो पहला कथन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि जो न्याय की अवमानना होगी क्या उसको अच्छे से परिभाषित नहीं किया भी कौन सी न्याय की अवमानना होगी, जबकि इसमें अनुच्छेद 142 के तहत स्वयं की अवमानना दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो दूसरा कथन है वह क्या है, दूसरा सत्य है, पहला कथन सही है। चलिए दूसरा कथन गलत है, पूरा क्या हमारा सही कथन, तो सही कथन कौन सा, केवल 2, यानी इस अवमानना को परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है। क्या कहते हैं, न्याय की अवमानना के लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है, अनुच्छेद 129 संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित करता है। साथ ही यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। यानी ये अनुच्छेद है वह न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, मगर जो अवमानना होगी क्या ये कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, ठीक है। अगला कहता है अनुच्छेद 142 संविधान के अनुच्छेद 142 में उपखंड 2 में सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है वह किसी भी व्यक्ति को स्वयं की अवमानना के लिए दंड व उसकी अवमानना की जांच भी कर सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय में यह शक्ति सिर्फ शक्ति संसद के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, कि कानून के प्रावधान के अधीन होगी।
अगला कहता है वे अनुच्छेद 215 संविधान के अनुच्छेद 215 उच्चतम न्यायालय को यानी उच्च न्यायालय को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। यानी जहां 142 जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए, वहीं 215 किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 19 में मिलने वाले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर के तहत सार्वजनिक व्यवस्था पर मानहानि और यानी साथ ही न्याय की अवमानना के आधार पर भी युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी जो अभिव्यक्ति की जो हमें स्वतंत्रता की दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत, उसके अंदर भी हम जो अन्याय की अवमानना है यानी न्यायालय की जो अवमानना है उसके तहत दंड का प्रावधान भी हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं उसको हम प्रतिबंधित कर सकते हैं। ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी हमारी, जिसमें अंदर जो सीवीसी थी उसने कहा था अभी जो सरकारी कृतियां जिसको हमने जो भ्रष्टाचार के जो लोग हैं, उन जो अधिकारी है उनको हमने भ्रष्टाचार के यानी की सिफारिश की है, मगर जो केंद्र सरकारें हैं वह उस सरकार है या जो मंत्रालय है या जो विभाग है वह उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं उन्हें जो भ्रष्टाचार का जो आरोप है या भ्रष्टाचार की जो कार्रवाई है उससे उनको बचा रहे हैं। ठीक है। तो सीवीसी का ये एक आरोप है, ये काफ़ी यानी बड़ी न्यूज़ हो सकती है, जो यूपीएससी के मेंस के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है। और प्री के अंदर तो सीबीएसई के बारे में हम देख लेते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी यह उसके कार्य के बारे में क्या कहते हैं, निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायत के विशिष्ट मामले। ठीक है। सतर्कता विषयों पर राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करना, राष्ट्रीय राजधानी की संपत्ति के मूल्यांकन। ठीक है। तो पूछा गया, सही कथन पूछे गए। तो यानी जो सीवीसी होती है वह निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों पर विशिष्ट मामलों की जांच कर सकती है। ठीक है। जो सतर्कता विषयों पर यह राष्ट्रपति को सलाह नहीं देती है, ये अपने अधिकारियों को, इस बात की जो अधिकारी होते हैं उनको ये सलाह दी जा सकती है। ठीक है। तो दूसरा कथन गलत होने से हमारा आंसर आ गया कौन सा, सी, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में संपत्ति से मूल्यांकन से संबंधित अगर कोई मामला होगा, कोई कार्य होगा, तो वह केंद्रीय सतर्कता आयोग उस कार्य को देखेगी। ठीक है। ये दे रखा है, क्या दे रखा है, सरकारी संगठनों के निर्माण व कार्य सतर्कता के दृष्टिकोण की से तकनीकी के अंगरक्षक, निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों की विशिष्ट मामलों का अनुसंधान, सीबीआई को उसके ऐसे अनुसंधानों में मदद करना जो तकनीकी मामलों से संबंधित है तथा दिल्ली में स्थित संपत्ति के मूल्यांकन से संबंधित है। ठीक है। अगला कहता है सीवीसी तथा मुख्य सतर्कता आयुक्त अधिकारियों को तकनीकी मामलों से जुड़ी सतर्कता विषयों पर सलाह व सहायता देना। किसको, यानी मुख्य जो सतर्कता अधिकारियों को तकनीकी मामलों के से जुड़ी विषयों की सलाह देते हैं कि राष्ट्रपति को। ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वह तमिलनाडु में मंदिरों में निर्णय के लेने के लिए कानूनी राज्य सरकार को नोटिस दिया गया। ये किस लिए था भी, जो राज्य सरकार है वह पंडितों के यानी जो उसके जो यानी पंडित हैं उनको नियुक्ति की बात कह रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान है उसके अंदर धर्मनिरपेक्षता की बात की है, यानी जो राज्य है वह धर्म के किसी भी यानी किसी भी विषय के अंदर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अंदर अनुच्छेद 14 की जो कि हमारा समानता की बात कहता है, और अनुच्छेद 25 और 26 जो हमें धर्म की स्वतंत्रता की बात कहता है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कहा गया है जो ये पुजारियों की नियुक्ति हो रही है कहीं ना कहीं हमारे मूल अधिकार है उसका उल्लंघन है। ठीक है। इसके तहत जो जो इसके अंदर वैसे बता रखा, जो मंदिर का जो प्रबंधन का एक कामकाज के लिए एक यानी जो संहिता बनाई गई जिसके अंदर सरकार को नियुक्ति की बात कही गई, यानी जिसके जो ट्रस्ट है उसके कुछ अधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार कर सकती है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है क्या है, राज्य सभी धर्मों का विकास करें, न्यायालय धर्म संबंधित विषयों पर तटस्थता रहे, या राज्य धर्म संबंधित विषयों पर तटस्थता की स्थिति, या राज्य अल्पसंख्यकों की धर्म की रक्षा करे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हमारा सी, यानी राज्य धर्म से संबंधित विषय होंगी उस पर क्या रहेगा, तटस्थ रहेगा। ठीक है। यानी धर्म से संबंधित विषय उस पर राज्य किसी के साथ यानी हम भेदभाव जैसे रवैया नहीं अपना सकता है, या न ही किसी को ज़्यादा यानी संरक्षण दे सकता है, न ही किसी को यानी दरकिनार कर सकता है। ठीक है। कहता क्या है, धर्म निरपेक्षता क्या कहता है, धर्म निरपेक्षता शब्द है वह हमारे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा हमारी जो प्रस्तावना थी उसके अंदर जोड़ा गया था। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, तथापि उसके संदेश नहीं है कि संविधान निर्माताओं ने ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे। यानी अगर हम बात करें तो मूलतः यानी जो हमारी प्रस्तावना थी उसके अंदर धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो आर्टिकल 25 है और कहीं ना कहीं आर्टिकल 28 है वह कहीं ना कहीं जो संविधान निर्माता थे उनके मन में धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात है की अवधारणा आई थी।
ठीक है, यही कहा भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष की सभी अवधारणाएं विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में धर्म समान और उन्हें सरकार का समान संरक्षण प्राप्त है। यानी सभी धर्म है, जो सभी धर्म है उनको सरकार समान समर्थन देगी और समान ही उनको संरक्षण देगी। और अगर किसी धर्म के संबंधित कोई विषय होता है तो उस पर सरकार क्या रहेगी, तटस्थ रहेगी। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी वह हमारी क्या थी, जो हमारा जो कुन्ना वालमपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ पर जो हमारे जो नाइबेरिया से जो जो तेंदुए हैं, जो चीते हैं, वह लाए जाएंगे। ठीक है, कहता क्वेश्चन कहते हैं जिस समय भारत में कुन्न वन जीव अभियान की स्थापना हुई तो भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना कार्यरत थी। तो इस प्रकार के जो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन काफी है, जो अलग अलग सब्जेक्टों से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे पंचवर्षीय योजना का एक बार जवाहरलाल नेहरू के साथ क्वेश्चन पूछा गया था, भी जब पहली पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थे तो उस टाइम, क्योंकि ये इकोनॉमिक के और पॉलिटिक का क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। तो अभी ये जो इन्वायरमेंट और पॉलिटिक यानी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को यानी टॉपिक को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो इस टाइम कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो उस टाइम चल रही थी हमारी छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कब इसकी स्थापना की गई थी या कब गई थी, 1981 के अंदर। जो जबकि छठी पंचवर्षीय योजना थी वे चली थी 1980 से 1985 के बीच में। ठीक है, तो कब की स्थापना की गई थी इसकी, 1981 के अंदर। क्या कहता है भी, मध्य प्रदेश में चंबल में स्थित कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि 750 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक फैला हुआ है, जिसे 1981 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, और 2018 में इसे एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और यहाँ पर करियार गिर के सूक्ष्म पर्णपाती वन के क्षेत्र का हिस्सा है। वर्तमान में यहाँ पर तेंदुए, सियार, चीतेदार हिरण, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर, चार सिंग वाले मृग यानी सब प्रजातियां पाई जाती है। इसमें जैसे बिल्ली की प्रजाति पाई जाती है। जबकि पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया तो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 से 56 के बीच में चली थी, दूसरी 56 से 61 के बीच में, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 के बीच में, चौथी पंचवर्षीय योजना कब 69 से 74 तक चली थी। क्योंकि इसके बीच का काल था, हम कह सकते हैं यहाँ जो भारत का जो काल था वह कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति थी हमारी। ठीक है, तो जिसके अंदर पंचवर्षीय योजना की स्थिति हम नहीं बना सकते। छठी पंचवर्षीय योजना कब 80 कब बनी थी, ये 80 से 85 के बीच में, जो हमारा क्या था, आंसर था। ठीक है, क्योंकि स्थापना कब की थी इसकी, 1981 के अंदर। ठीक है, और सातवीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के बीच में, आठवीं पंचवर्षीय योजना 1952 से 1957 के बीच में, और नौवीं पंचवर्षीय योजना 1957 से 2000 के बीच में, और 10वीं पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई थी, 2002 से 2007 के अंदर, और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के अंदर, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना वह 2012 से 2017 तक। ठीक है, अगली थी जो डैम चौक में भारतीय जो ग्रामीण है को चीनी सैनिकों ने रोका है। उन्होंने कहा भी जो आगे का एरिया जो उन्होंने, ठीक है, ऐसा जो अतिक्रमण हुआ तो ये जो वास्तविक रेखा है लद्दाख के अंदर जिसको हम बोलते हैं LAC बोलते हैं, उसके अंदर जो ये यानी उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई की है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही समाचारों में रहने वाला डैम चौक स्थान किन दो देशों के मध्य सीमा पर स्थित है, तो ये किन सीमा पर है, भारत और चीन के बीच में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये हमारा, यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गाँव है वहाँ पर जो लोग हैं वह पारंपरिक रूप से, क्योंकि हमेशा से यहाँ पर आते जाते रहे हैं अपने चाहगारों के लिए, यानी अपने जो मवेशी जो पशु हैं उनके चारे के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। तो अभी जो सेना ने उनको वहाँ पर रोक दिया है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ थी, क्या अगर दुश्मन और घातक वार करेगा देश में बना कौन सा गाइडेंट रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। ठीक है, क्या है यह लॉन्चर सिस्टम, यानी जो ये यानी नया लॉन्चर सिस्टम है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों पर यानी 75 किलोमीटर की यानी दूरी यानी मारक क्षमता के साथ दुश्मन के पर वार कर दे सकता है। ठीक है, और ये लगभग यानी हम कह सकते हैं यानी जो हमारे यानी 44 सेकेंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है भाई, मल्टी बैरल गाइड लॉन्चर सिस्टम 500 किलोमीटर तक के अपने लक्ष्य को भेज सकता है। तो इसका जो पहला कथन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा ये इसकी कितनी क्षमता, ये 75 किलोमीटर है। ठीक है, यह केवल 1 सेकंड में 20 से अधिक रॉकेट प्रक्षेपित कर सकता है, क्योंकि 44 सेकंड में ये 12 कर सकता है, तो लगभग 1 मिनट में 20 के आसपास के रॉकेट प्रक्षेपित कर सकता है। तो दूसरा कथन क्या हो सकता है, सही होगा। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल हमारा बी। ठीक है, अगली जो न्यूज़ थी हमारी, ये हमारी इंटरनेशनल रिलेशन थे, जिसके अंदर क्या है, तो जो
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, जो यूक्रेन का एक है, जो ये जो परमाणु संयंत्र है उसके अंदर जो रूसी मिसाइल के कारण छेद हो गया था, उसकी जांच के लिए वहां पर जाएगी। कहाँ पर जाएगी? ये स्थान है जोपोरियाजिया, ठीक है, जोपोरिजिया, ठीक है। ये न्यूज़ द हिंदू लगभग सभी न्यूज़ थी जो द हिंदू में थी और दैनिक जागरण में थी, तो स्क्रीनशॉट हमने दैनिक जागरण का ही ले लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की स्थापना, परमाणु ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास हेतु 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। तो पहला कथन इसका हमारा कह सकते हैं। यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट संयुक्त महासभा को सौंपता है, ठीक है। तो इसका दूसरा कथन भी सत्य है। पूछा गया हमसे सही कथन, तो सही कथन कौन सा है हमारा? बी, सी, ठीक। अगली जो न्यूज़ थी वह क्या कहती थी? इसमें अंदर ये न्यूज़ थी जो अमेरिका है, अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसने ब्याज दरें एक बार फिर बढ़ा दी है, जिसकी वजह से जो निवेशक है उनका जो आकर्षण होगा, तो भारतीय निवेश करने की बजाय वह बैंक में ही पैसा जमा करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे। इससे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, अगर हमें हमारे ब्याज पर यानी पैसे पर ब्याज दर अधिक मिलती है तो क्या करेंगे? हम जो निवेश करने से ज़्यादा हम पैसे को सुरक्षित रखना या बैंक में रखना ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। इससे हम अगर एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो हमें निवेश करने से, अगर 100 रुपये निवेश करने से उसका रिटर्न अगर हमें 110 रुपये मिलता है, ठीक है, और अब इसी प्रकार अगर हमें यानी 100 रुपये बैंक में जमा करवाने से उस पर हमें अगर 108 रुपये भी मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे 8 रुपये क्या है? सुरक्षित है, जबकि ये 10 रुपये क्या है? हमारे जोखिम भरे। तो क्या होगा? जो निवेशक होगा वह पैसे को बैंक में जमा करवाना ज़्यादा बेहतर समझेगा, ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वह क्या थी? जो जो एक जो कार्यक्रम है जिसको बोलते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट कार्यक्रम, ठीक है, उस पर न्यूज़ थी जिसमें उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य ऐसा बन गया जिसने अपनी हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक एक जिला जिसका एक उत्पाद चयन किया, भी हम इस उत्पाद को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और ये किसके द्वारा किया गया? ये वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। हर जिले के एक यानी एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, उसको किसके लिए? वह जिले के निर्यात के लिए, यानी वह जिला क्या होगा? उसको जो उत्पाद होगा उसका वह निर्यात को बढ़ा देगा, ठीक है। क्या कहता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग द्वारा प्रारंभ यह कार्यक्रम देश के प्रत्येक जिले के उत्पादक को प्रोत्साहन पर बल देता है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है, क्योंकि यह जो अभी देखा है हमने किससे? वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है, ठीक है। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जो अपनी सभी जिलों के उत्पादन का चयन किया है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा कथन हमारा क्या है? सत्य है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा? केवल और केवल बी, ठीक है। अगला क्या कहता है? अंतिम रॉकेट भी अंतिम समय में टली नासा के रॉकेट की लॉन्चिंग, ठीक है। तो नासा का जो चंद्रयान पर जो अभियान यानी 2025 तक जो नासा है वह क्या कर रहा है? भी दोबारा मानव को चंद्रमा पर भेजने की बात कर रहा है। इसी के अंदर जो तकनीकी दिक्कत के कारण एक अभियान था जिसका नाम क्या है? आर्टिमिस। जो आर्टिमिस जो मिशन है उसके अंदर तकनीकी दिक्कत के कारण जो अंतिम समय में इसको लॉन्चिंग को टाल दी गई थी, ठीक है। यह दिक्कत क्या थी? भी जो हाइड्रोजन थे और ऑक्सीजन का जो तरलता थी उसकी जो जिस मात्रा पर वह तरल यानी ठंडे पर यानी जिस गर्मी पर वह तरल अवस्था में रहते हैं, यानी जिस टेम्परेचर वह तरल अवस्था में रहते हैं वह टेम्परेचर वहाँ पर नहीं बन पाने के कारण उसके अंदर तकनीकी दिक्कत आ गई थी, जिसके कारण इसको लॉन्च की जो चाली थी वह टाल दी गई है, ठीक है। क्या कहता है? बीके हाल ही समाचारों में रहा आर्मिस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से का मिशन है? तो ये किसका है? अंतरिक्ष अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ये मिशन है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ थी वह कि ग्लेशियर को बचाने के लिए स्नो हार्वेस्टिंग कार्यक्रम चलाया गया है। ये किसके द्वारा चलाया गया? ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा ये कार्यक्रम चलाए गए हैं। यानी जो ऐसे क्षेत्र इसमें क्या किया जाएगा? ऐसे क्षेत्र जो ऐसे ग्लेशियर जो जिनकी यानी बर्फ है वो बहुत जल्दी से पिघल रही है, तो उनको एक शेडो या उनके ऊपर जैसे कंक्रीट के छत से बना दी जाएगी ताकि वह बर्फ जल्दी से न पिघले, ठीक है। ये बस इसी प्रकार का एक कार्यक्रम है, ज़्यादा इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। कहते क्या? भी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाबार्ड द्वारा हाल ही में स्नो हार्वेस्टिंग कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो हमने अभी देखा है, ठीक है। तो पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा कथन क्या कहता है? नाबार्ड कृषि एवं विकास एक साविधिक निकाय है, तो इसका तो दूसरा कथन भी हमारा सत्य है, ठीक है। ये एक साविधिक निकाय यानी जो नाबार्ड की स्थापना एक अधिनियम के द्वारा की गई है। तो पूछा गया सही कथन, तो दोनों ही कथन हमारे क्या सत्य हैं। क्या कहते हैं? नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, और यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है, और इसका मुख्यालय देश की वित्तीय राजधानी कौन सी? मुंबई में स्थित है। और कृषि के अतिरिक्त यह क्या करता है? जो छोटे उद्योग है, ये कुटीर उद्योग है या ग्रामीण परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है, और यह एक साविधिक निकाय है। कौन सी? साविधिक निकाय। कैसे? क्योंकि इसकी स्थापना 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास
बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। कब की गई थी? 1982 में। ठीक है। अगले क्या था भी, इसके अंदर एक बात कही भी, जो टेकोविरेमेट है, ठीक है, जो टेकोविरेमेट है वह मंकी पॉक्स के अंदर भी काफ़ी यानी सुरक्षित हो सकती है। और ये किसके लिए उपयोग होती है? जो चेचक है उसका जो टीके के इलाज के अंदर इसका जो टेरोवेक्टिकमेट है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो क्या दे रखा है भी, हाल ही समाचारों में लहरने वाला टेकोवेरिमेट शब्द किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये एक वैक्सीन है। ठीक है, यानी एक टीका है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।